माँ, आपको कसम है, आज के बाद अगर भाई के दरवाजे पर भी गई तो वो आपके लिए मर गया है। आप बस ये समझो कि आपकी एक ही बेटी है। भूल जाओ बेटे को। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, शादी कर दिया, काम खत्म। मेरी बच्ची, रो मत। मैं खुश हूँ। तू मेरी चिंता मत कर। तू अपना ध्यान दे। देख, खून के रिश्ते ही बस अपने नहीं होते हैं। अगर इंसान का व्यवहार सही है तो पड़ोसी भी उसे अपनों से ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे साथ भी तो आज वही हुआ ना। कहते हुए रो पड़ी वंदना जी। दरअसल वंदना जी सुबह से बहुत उदास थी। उन्होंने खुद को अपने घर में बंद कर लिया था। ना सुबह से एक बार भी बाहर निकली, ना किसी से मिली, ना फोन पर बातें करी। बिल्कुल ही गुमसुम सी थी। सुबह से बार बार बस फोन को ही देखे जा रही थी या दरवाजे की ओर देखती, इस उम्मीद से कि उनका बेटा आएगा या उन्हें फोन करेगा। सुबह से शाम हो गई, ना बेटा आया न बेटे का कोई फोन आया। वंदना जी ने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। जब मन ही अच्छा ना हो तो भूख प्यास वैसे ही नहीं लगती है। जब से बेटे का स्टेटस देखा है तब से उनकी आंखों में अनायास ही रह रह के आंसू आ रहे थे, क्योंकि आज का दिन माँ का दिन होता है। आज मदर्स डे था। वंदना जी को उम्मीद थी कि उनका बेटा हर बार की तरह इस बार भी उनको मदर्स डे विश करेगा, लेकिन यह शायद उनका सपना था, क्योंकि बेटा तो कहीं और ही बिजी था। सुबह जैसे ही वंदना जी ने बेटे का स्टेटस देखा तो बेटा अपनी पत्नी के साथ उसकी माँ को मदर्स डे सरप्राइज पार्टी दे रहा था। अपनी सास से केक कटवा रहा था। सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, मजे कर रहे थे, जो देखकर वंदना जी के मन में एक दर्द सा उठा। आंखों में आंसू तो आने ही आने थे। खुद की माँ को छोड़कर पत्नी की माँ पर इतना प्यार जो लुटा रहा था। वंदना जी फोन देखते देखते ही यादों की दुनिया में खो गई थी, जब उनके दोनों बच्चे राम और रीता दोनों ही छोटे थे, मुश्किल से 8-12 साल के। और तभी उनके पापा अचानक ही एक छोटी सी बीमारी में उन्हें छोड़ चले गए। ससुराल वाले भी कुछ सालों तक तो उन्हें संभालते रहे, लेकिन सास ससुर के मरने के बाद जेठ देवर ने मिलकर उन्हें अलग कर दिया। जब तक सास ससुर थे तब तक वंदना जी को कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उन लोगों ने सारा कुछ संभाल रखा था। लेकिन उनके ना रहने के बाद अब सारी जिम्मेदारी वंदना जी पर खुद थी। बच्चे छोटे थे तो पूरे दिन कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती थी, इसलिए बच्चों के साथ ही उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को सुबह लेकर स्कूल जाती और शाम को बच्चों को लेकर ही घर आती। जिम्मेदारियां के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में खुद को भूल गई थी वंदना जी। वंदना जी की बेटी रीता राम से 4 साल बड़ी थी, इसलिए 15 साल की उम्र में ही माँ की तकलीफ को देखकर उसने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने भी जॉब पकड़ ली। अब दोनों माँ बेटी मिलकर घर को अच्छे से चला लेते थे। दोनों की ही इच्छा थी कि राम पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बन जाए, इसलिए उन्होंने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में राम का एडमिशन भी करा दिया था। फीस भी महंगी थी, लेकिन एक जुनून था जिसके चलते वंदना जी और रीता दोनों ही राम की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं करना चाहती थी। और हुआ भी वही। उनकी मेहनत भी रंग लाई और एक दिन राम की अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी भी लग गई। अब जाकर चैन की सांस लिया था वंदना जी ने। बेटी जॉब करती थी, बेटे की भी अच्छी नौकरी लग गई, इसलिए उन्होंने बेटी की शादी कर बेटे के लिए बहू ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन राम ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली नेहा से शादी कर ली, जिसे वंदना जी ने स्वीकार भी कर लिया। भाई, जब बच्चे ही राजी है तो वंदना जी क्या कर सकती थी। वंदना जी को लगा कि अब बेटा और बहू दोनों ही अच्छी नौकरी पर है। अब उनके दुख के दिन कट गए। अब वो सुख से अपने बेटे और बहू के साथ बची खुची जिंदगी निकाल लेंगे। लेकिन शायद इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अभी उनके नसीब में और भी तकलीफें बची थी। बहू ने आते ही वंदना जी को घर का नौकर बनाकर रख दिया। वंदना जी घर का पूरा काम करती थी, वो भी खुशी खुशी करती थी। उनके मन में ये था
कि बेटा बहू दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, फिर पूरे दिन बहरे रहने से अच्छा है कि अपने घर का ही काम कर ले। उनकी सोच अच्छी थी, लेकिन नेहा नेहा कभी भी वंदना जी को पसंद नहीं करती थी। ऐसा लगता वो उनके लिए कांटा थी। राम और नेहा का ऑफिस मुश्किल से 10 कदम पर ही था, इसलिए दोपहर को लंच टाइम में दोनों खाना खाने घर आते थे। उनके आने से पहले वंदना जी गर्मा गर्म खाना बना के रखती। धीरे धीरे नेहा राम के साथ खाने पर कम आने लगी। एक दिन वंदना जी राम के पसंद का खाना बनाकर इंतजार करने लगी। 1 बज गया, 2 बज गए, 3 भी बज गए, लेकिन बेटे का कुछ पता नहीं था। ना ही दोनों में से किसी का फोन ही लग रहा था। वंदना जी परेशान हो गई और बिना खाए खाए ही वो बेटे का इंतजार करने लगी और वही कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई। शाम को जैसे ही बेटा आया, वंदना जी ने पूछा, राम आज तुम खाने पर नहीं आए और मैंने तुम्हें 50 बार फोन भी किया, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अरे माँ, मेरा फोन साइलेंट पर था, तो बाद में तो देखा होगा, तभी फोन कर दिया होता। क्या माँ जी, घर में घुसते ही आप शुरू हो गई? इंसान थका हारा दिन भर का आता है और आप फोन नहीं किया, फोन उठा लिया होता। कौन सी इमरजेंसी थी? नहीं किया तो मतलब बिजी होगा, तभी तो नहीं किया। आप भी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती है। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने खाना बना कर रखा हुआ था। तो रखा था तो ठीक है ना, नहीं आए हम, हमारी मर्जी। बहू कैसी बातें कर रही है? कैसी क्या बातें कर रही है? हमारी नई नई शादी हुई है, तो हम क्या रोज रोज घर आकर खाना खाते जाएंगे? हमारी अपनी जिंदगी नहीं है, अपनी लाइफ नहीं है। हमारा मन किया हम बाहर खाने चले गए, अब आपको उसमें भी दिक्कत है क्या? नहीं बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे क्या दिक्कत होगी? लेकिन अगर कम से कम तुम लोगों ने बता दिया होता तो मैं खाना तो खा लेती, पूरे दिन भूखी बैठी रही। माँ जी, अब ये तो आप गलत कर रही है। ऐसे तो आप हम दोनों पति पत्नी के बीच में घुस रही है। ये क्या तरीका है? आप अपना खा पी कर पड़ी रहो ना, हमारे चक्कर में ना पड़ो। बहू की तीखी बातें सुन सुबह से भूखी प्यासी वंदना जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं पर उन्होंने बेटे की ओर देखा, ऐसा लगा जैसे बेटे को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसने कहा, सही तो कह रही है माँ नेहा, सुबह से भूखी प्यासी रहने की क्या जरूरत थी? खाना खा लिया होता, हम आते खा लेते। अब तो वंदना जी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। मतलब बेटे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ सुबह से भूखी है। उन दोनों के इंतजार में मेरा प्यार, मेरी चिंता उन दोनों को दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वो दोनों तो ऐसी बातें कर रहे जैसे मैं उनके लिए मुसीबत हूँ। अब दिन पर दिन घर में यही होता था, मन करता बेटे बहू आते या बाहर खा लेते। अब वंदना जी ने धीरे धीरे अकेले खाने की आदत डाल ली थी। बेटी से भी जब कुछ कहती तो वो राम से बात करती, तो राम की जगह नेहा ही फोन उठाती और उसे उल्टा सीधा जवाब दे देती, दीदी अब जब हम यहाँ पर नौकरी करें या घर में बैठकर औरतों वाले खेल खेले, और वैसे भी आप वहाँ से क्या ही देखेंगी? जितना आपको बताया जाता है आप उतना ही सुनेंगी ना। हमें सुनेंगी ना हमें समझेंगी, सुनेंगी भी तो बस अपनी माँ की। बड़ी ही बदतमीजी से बोली नेहा, लेकिन राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी बहन से ऐसी बातें मत करो। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई थी कि नेहा अगर खाना खाती तो सारा खाना फैलाकर उठ जाती। बिल्कुल भी सफाई नाम की चीज नहीं थी उसके पास। और जब वंदना जी उसे टोकती तो तुरंत कहती, आप तो हो ना घर में, आप कर लो ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर में काम करती फिरूं। नेहा की बात सुन वंदना जी सोच में पड़ जाती कि जिस परिवार को, जिस बच्चे को उन्होंने अकेले पाल पोस कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आज वही उनकी नौकर बनकर रह गई थी। आखिर वंदना जी की भी तो कोई अपना आत्मसम्मान था। बहू की आए दिन बदतमीजी वाली भाषा और बेटे का चुप रहना वंदना जी को खल जाता था। उन्हें एहसास होने लगा कि अब उनके बेटे को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, इसलिए अगले दिन बिना बताए वो घर छोड़कर चली जाती है और किराए के घर पर रहने लगती है। वही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए
अपने खर्च को आराम से निकाल लेती है। शाम तक बेटा आता है तो माँ को लगातार फोन पर फोन करता है। जैसे ही वंदना जी ने फोन उठाया, बेटा इतने गुस्से में बोल पड़ा, माँ ये क्या तरीका है, छोटी बच्ची हो, परेशान करके रख दिया, तुम हमें बिना बताए घर से गायब हो गई, इतना भी समझ नहीं है, अगर कहीं जाना ही है तो कम से कम बता कर जाओ, यहाँ पर मैं परेशान हो रहा हूँ। बेटा आज तक तो परेशान नहीं हुआ अपनी माँ के लिए, आज क्यों परेशान हो रहा है? जैसे रोज अपनी पत्नी के साथ बिजी रहता था, आज भी रह ले। तुझे माँ की जरूरत ही क्या है? मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ और मैंने अपने दिल से मान लिया है कि मैं अकेली हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कहते हुए वंदना जी ने फोन काट दिया। रीता से राम और नेहा बातें करते ही नहीं थे। रीता की शादी को 4 साल हो गए थे। 4 सालों में एक बार भी राम रीता से मिलने नहीं गया, नहीं उसे अपने पास बुलाता था, ना ही रक्षाबंधन, ना कोई तीज त्योहार। ऐसा लगता जैसे उसकी कोई बड़ी बहन है ही नहीं। किराए के घर में आने के बाद वंदना जी ने रीता को बुलाया। जब रीता आई तो उसने अपनी माँ की जरूरत का हर सामान खरीद कर रखा, किचन का राशन तक भरवा दी। रीता अब बेटी होने के साथ साथ एक बेटे का फर्ज भी निभा रही थी और बेटा पूरा 10 दिन हो गया था, एक दिन भी पलट कर दोबारा फोन नहीं किया। ऊपर से लंबे चौड़े मैसेज उसने छोड़ कर रखे थे कि माँ तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई हो, अपनी ही मर्जी से आओगी, हम तुम्हारे यहाँ नाक रगड़ने नहीं आएंगे, तुम हमें समाज में बेइज्जत करने के लिए गई हो, तो ना हम तुम्हारी समाज को मानते हैं ना तुम्हारी इन हरकतों को मानते हैं, इसलिए जब तक जी करे रहना, जब जी भर जाएगा तो वापस चले आओ। ये मत सोचना कि राम आकर आपको मना कर ले जाएगा, ना राम ने निकाला है ना राम मनाएगा। इतना लंबा चौड़ा मैसेज पढ़ने के बाद वंदना जी वैसे ही टूट गई थी। एक बार भी बेटे को माँ के दर्द का एहसास नहीं हुआ। आज 8 महीने हो गए थे वंदना जी को यहाँ आए हुए। इन 8 महीनों में एक दिन आया मदर्स डे। आज ये पहला मदर्स डे था, ऐसा था जिसमें वंदना जी अकेली थी। आज के दिन भी उनके बेटे ने उन्हें याद नहीं किया, उन्हें फ़ोन नहीं किया। कहीं ना कहीं उन्हें आस थी कि उनका बेटा जरूर आएगा, लेकिन ये आस भी खोखली निकली। बेटा तो अपनी पत्नी के माँ के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, उन्हें पार्टी दे रहा है और जानबूझकर दोनों ने स्टेटस भी लगा रखा था ताकि उन्हें ये लगे कि उनके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। रीता भी आज पूरे दिन अपनी माँ को लेकर ही परेशान रही। माँ से दूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए बार बार फोन पर बातें करके उनका मन बहलाने की कोशिश करती थी। कहते हैं बेटी माँ का दर्द ज़्यादा समझती है। रीता को राम पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। राम ने खुद ही उसे पहले ही छोड़ रखा था, अब उसने माँ को भी छोड़ दिया। रीता ने वहीं से माँ के लिए केक पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और वीडियो कॉल पर ही केक कटवाकर मदर्स डे विश कर दिया था। बेटी से बातें करके वंदना जी को कुछ तो सुकून होता था, लेकिन मन की तकलीफ जो थी वो तो था ही। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, न राम आया न उसका फ़ोन आया। अंत में वंदना जी निराश होकर सोने चली गई। अचानक उनकी डोरबेल बजी। वंदना जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने आकाश, प्रवीण, पारुल, शीतल, छाया, पूजा, शिप्रा और इन सब के बच्चे करीब 10-15 लोग खड़े, हाथ में केक, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लिए। ये सारे वंदना जी के पड़ोसी थे जो रीता और राम की उम्र के ही थे। ये घर से दूर रहकर नौकरी करते थे, इसलिए इनकी माँ पास में नहीं थी। माँ को तो उन्होंने फ़ोन पर विश कर दिया था। वंदना जी से भी इन्हें माँ जैसा प्यार मिलता था, इसलिए इन्होंने वंदना जी को भी मदर्स डे विश करने आए थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला वैसे ही सब एक साथ चिल्ला पड़े, हैप्पी मदर्स डे। एकदम से सरप्राइज हो गई थी वंदना जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक साइड खड़ी हो गई। बारी बारी करके सारे उनके घर के अंदर आए। जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पर बैठ गया। कोई सोफे पर बैठ गया, कोई स्टूल पर बैठ गया, कोई नीचे बैठ गया।
वंदना जी का पूरा घर भर गया था। टेबल पर केक रखा गया, कोल्ड ड्रिंक्स लाई गई, वंदना जी को बैठाया था। सब लोगों ने केक कटवाकर मदर्स डे विश किया, डांस किया, थोड़ी देर हंसी मजाक हुआ। सुबह से जाकर अब वंदना जी के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई थी। सबने साथ में खूब एंजॉय किया और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर लिया। जाते जाते वंदना जी ने सबको रोते हुए थैंक यू कहा। सबने एक साथ कहा, नहीं आंटी, आप हमारी माँ जैसी है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। आपके चेहरे पर खुशी देखकर हमें वैसे ही सबसे बड़ा सुकून मिल गया। सबके जाने के बाद वंदना जी ने खुशी खुशी अपनी बेटी को फोन किया और कहा, रीता देख बेटा, तुझे पता है क्या हुआ आज? सुबह से आंखें जिस बेटे का इंतजार कर रही थी वो तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर राम जैसे ही 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो मुझे माँ जैसा प्यार देते हैं। उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, पूरा परिवार। मुझे पता है, केक कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आए, रात में मुझे सरप्राइज दिए थे, मदर्स डे विश करने आए थे। एक बात बताओ, जब तक मैं उनके साथ थी उतने टाइम तक तो मैंने राम को याद ही नहीं किया, भूल गई थी मैं उसे। एक बात तो समझ में आ गई कि खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते हैं। अगर प्यार व्यवहार अच्छा है तो राम जैसे न जाने कितने बच्चे बेटे बनकर मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे फ्लोर पर ही अच्छी फैमिली रहती है। ये सारे मुझे माँ जैसा प्यार देते हैं, तो फिर भला मैं उस बेटे के लिए क्यों रोऊं जो मुझे पूछता तक नहीं है? बेटा मेरी चिंता मत कर, इनके साथ रहकर सच में मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तू आएगी ना तो मैं सबको तुमसे मिलवाऊंगी। कहते हुए वंदना जी रो पड़ी थी। माँ, मुझे भी मिलना है इन लोगों से, ये तो हमारी नई फैमिली मिल गई है। माँ एक काम करो, सारी फोटो और सारी वीडियो मुझे भी भेज और तुम भी स्टेटस पर लगाओ, ताकि जिन लोगों ने तुम्हें जलाने के लिए सुबह से स्टेटस लगा रखा है ना, हम दोनों ही लगाएंगे, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि हमें भी उनकी बेरुखी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही कह रही हो मेरी बच्ची, रुक मैं भेजती हूँ, मैं खुद ही लगाऊंगी। उन लोगों ने मेरी खुशी का ख्याल रखा, मेरे लिए इतना कुछ किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं लगाऊंगी स्टेटस मेरी बच्ची, मैं लगाऊंगी। और मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। राम अपनी दुनिया में खुश रहे, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। सुबह के बाद रात को सोते सोते वंदना जी के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई दी थी, चेहरे पर जो कहीं गायब हो चुकी थी। लेटे लेटे ही वो बार बार फोटो वीडियो देखती। इतने सारे बच्चे आकर उन्हें उनका स्पेशल डे विश करा के गए थे। वो अपने आप में ही बड़बड़ा उठी, इतने बच्चों की माँ हूँ तो फिर मैं किसी एक के लिए क्यों रोऊं, क्यों परेशान हूँ? मेरे पास तो इतने सारे बच्चे हैं जो मेरा अपना बच्चा है, जिससे मेरा खून का रिश्ता है। जब उसे फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? जब वो किसी को अपनी माँ मान सकता है तो मैं भला किसी और को अपना बच्चा क्यों नहीं मान सकती? बस मन को संतोष देते हुए वंदना जी पहली बार पूरे दिन में चैन की नींद सो पाई। इधर अब रीता भी खुश थी कि कम से कम माँ का साथ देने के लिए वहां पर इतने सारे लोग तो है। दोस्तों, ज्यादातर अपने ही खून के रिश्ते धोखा दे जाते हैं, और जो मुंह बोले रिश्ते होते हैं, जो अनजान लोगों से बनाया गया रिश्ता होता है, वो अपनों से भी बढ़ के साथ दे जाते हैं। इस कहानी में वंदना जी ने जो किया, क्या वो सही किया? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।